गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी कहते हैं। ये वो करंट होता है जो ऑलवेज फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। किसी वायर से, कंडक्टर से होकर के जब फ्लो करता है तो ऑल द टाइम सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और ऐसा करंट डीसी कहलाता है। साथ ही डीसी करंट अपनी वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी मैग्नीट्यूड जो है करंट की, वो ऑल द टाइम सेम रहती है। तो ऐसे करंट को जो न डायरेक्शन बदले किसी वायर से फ्लो होने पर, ना ही उस करंट की मैग्नीट्यूड या वैल्यू बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे करंट को हम डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब ऐसे करंट के लिए यदि हम करंट और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। ये बता रहा है कि करंट की मैग्नीट्यूड जितनी स्टार्टिंग में थी t=0 पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में करंट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। ठीक है, तो डीसी करंट के लिए करंट टाइम ग्राफ ये हो गया। अब दूसरे टाइप ऑफ करंट के बारे में जानते हैं। दूसरा करंट जो है दूसरे टाइप का, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात समझ लो, ये डीसी करंट जो है कैसे सोर्सेज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो बैटरी, सेल, ये जो हम यूज कर रहे होते हैं रेडियो में, ट्रांजिस्टर सेट्स में, टॉर्चेस में, लैंप्स में, बहुत तरह के, तो वहाँ पर जो है ये जो ड्राई सेल्स जो हम यूज़ करते हैं, निपो सेल्स है, भेरेडी का ये जो सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में तुमने देखा होगा एक वो छोटा सा वो डिस्क जैसा, बटन सेल जैसा रहता है वो वो सब क्या है, ये सब के सब डीसी सप्लाई देते हैं। ये सेल्स जो है, ये बैटरी जो है, डीसी करंट की सप्लाई देते हैं। और अब दूसरे करंट के बारे में जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहलाता है। The electric current which changes its direction after a fixed time interval is called AC। तो ऐसा करंट जो जब किसी वायर से फ्लो होता है तो एक सर्टेन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन उलटता है। ठीक है, यूं समझो कि इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और इसमें एसी फ्लो हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए करंट का फ्लो इधर हुआ, एक सर्टेन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, फिर से करंट अल्टरनेटिवली फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगेन द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर टाइम इंटरवल। तो इस तरह का करंट एसी कहलाता है। एसी करंट में एक और विशेषता है, इसकी मैग्नीट्यूड पल पल बदलती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे करंट को जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती हो, जिसका डायरेक्शन प्रत्येक एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिवर्स होता हो जब वो किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, तो ऐसे करंट को हम एसी करंट कहते हैं। और सिंबॉलिकली इस करंट को हम यूं शो करते हैं। ऐसे करंट के लिए यदि हम करंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो वो तुम देखो, ये साइन फंक्शन जैसा ग्राफ आता है ये। ठीक है, वो साउंड वेव पढ़े होगे, वेव का जैसा ग्राफ आता है ना, वैसे ही जो साइन फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन की तरह इसका ग्राफ आता है। तुम देखो t=0 पर ये 0 से उठ करके ये पॉजिटिव पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है करंट। तुम देखो करंट की वैल्यू लगातार बदल रही होती है, हर डिफरेंट अलग अलग टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये जो हाइट्स मैं दिखा रहा हूं ना, ये हाइट्स जो है करंट की किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। तो तुम देख रहे हो कि इस करंट की मैग्नीट्यूड 0 से बढ़ के एक पीक वैल्यू अटेंड कर रही है, जिसको मैंने I0 से डिनोट किया है। फिर पीक वैल्यू अटेंड करने के बाद फिर वो उसकी वैल्यू जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर के 0 हो जाती है। ठीक है, इतना काम जब हो गया, मतलब 0 से करंट इंक्रीज होकर के पीक अटेंड कर ली, पॉजिटिव पीक, देन आफ्टर पॉजिटिव पीक से वैल्यू डिक्रीज होकर के जब 0 हो गई, तो हम कहते हैं कि हाफ साइकिल ऑफ एसी का फ्लो हो गया, हाफ साइकिल ऑफ एसी फ्लो इज ओवर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इतने टाइम के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ कि करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो मान लो ये वायर कंडक्टर है, तो इतनी देर तक मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, अपनी मैग्नीट्यूड को लगातार वेरी करते हुए 0 टू पॉजिटिव पीक, देन पॉजिटिव पीक टू 0 होकर के। तो सपोज करो कि इतनी देर तक करंट का फ्लो इधर हुआ है, तो अब क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। आफ्टर दिस मच टाइम इंटरवल करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में करंट की मैग्नीट्यूड फिर 0 से बढ़ के
एक नेगेटिव पीक अटेंड कर लेती है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हुआ रिवर्स डायरेक्शन में करंट की वैल्यू का बढ़ना और अपनी मैक्सिमम को अटेंड कर लेना। तो ये हो गया नेगेटिव पीक वैल्यू करंट की इस रिवर्स डायरेक्शन में। फिर रिवर्स डायरेक्शन में ही करंट की वैल्यू फिर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होकर के 0 हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, जब इतनी घटना घट जाती है तो हम कहते हैं 1 साइकिल ऑफ एसी फ्लो हो गया। इस वायर से 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी फ्लो हुआ। कब माना जाएगा, जब करंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पीक अटेंड करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर वो 0 हो जाए, और इतना तो हो गया हाफ साइकिल ऑफ एसी फ्लो। फिर उसके बाद करंट रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को बढ़ाती जाए, बढ़ा करके नेगेटिव पीक अटेंड कर ले, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव पीक की वैल्यू जो है फिर घट के क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब इतनी घटना घट जाती है वी से दैट 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी फ्लो हो गया। तो तुम देखो इसको ग्राफिकली समझे करंट टाइम ग्राफ की मदद से, तो ये 1 साइकिल ऑफ एसी फ्लो हुआ। ये जो ग्राफ हमने दिखलाया इसमें 2 साइकिल ऑफ एसी फ्लो दिखलाया गया है। ठीक है, अब हमारे कंट्री तुम देखो ये इतने टाइम हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन में रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करंट क्या कहलाएगा, एसी करंट कहलाएगा, और उसका करंट टाइम ग्राफ इस प्रकार का आएगा। अब हमारे कंट्री में जो एसी की सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज, जिसका अर्थ यह हुआ कि और दरअसल ये सप्लाई हम घरों में ले रहे होते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है बिजली की वो एसी सप्लाई होती है। हमारे ज़्यादातर घरों में जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अप्लायंसेस होते हैं वो इसी एसी से काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फैन हो, बल्ब्स हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब एसी से काम कर रहे होते हैं। चूँकि देखेंगे हम लोग कि एसी से चलने वाले डिवाइसेस जो हैं कैसे जो है ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ज़्यादा जो है टिकाऊ होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक उनका मेंटेनेंस भी ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, मेंटेनेंस का भी केयर ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस एसी की विशेषता देखो कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी डायरेक्शन को इन्वर्ट करता है। तो हमारे कंट्री में जो सप्लाई होती है एसी की वो 50 हर्ट्ज पे होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में जो फ्लो होने वाला एसी है, जो भी पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं वहाँ से जो सप्लाई की गई एसी है इस पूरे कंट्री में, या और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, हमारे कंट्री में स्पेशली बात करें तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई का मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में वो एसी जो है 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है। ध्यान देना कितना फास्ट चेंज हो रहा होता है, इसकी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ये समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। 1 सेकेंड में 50 कंप्लीट साइकिल हो जाता है एसी का, और ऐसा एसी हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, यदि मैं तुमसे पूछूं कि हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही होती है, जो फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई की हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में इंडिया में जो होती है, तो वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई में डायरेक्शन में कितनी बार चेंज आता है पर सेकेंड। तो तुम देखो 50 कंप्लीट साइकिल 1 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, 50 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी फ्लो 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में तुम देखो 2 बार डायरेक्शनल चेंज हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज वाले एसी सप्लाई में 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शनल चेंज होगा। तुम देखो पर हाफ साइकिल के बाद चूंकि डायरेक्शन इन्वर्ट हो रहा होता है तो 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शनल चेंज होगा। अच्छा, वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, कुछ कारणों से वो 60 हर्ट्ज पे अपना सप्लाई देते हैं, तो उनके यहाँ पर सेकेंड कितनी बार डायरेक्शनल रिवर्सल हो रहा होगा, तो 60 का दुगुना कर दो, 120 बार उनके यहाँ के डोमेस्टिक वायरिंग में जो है करंट जो है डायरेक्शन इन्वर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे सप्लाई को हम एसी सप्लाई कहते हैं। अब तुम एक और चीज़ देखो, करंट पूछा जाए कि कितनी बार 1 सेकेंड में अपनी पीक अटेंड करेगा, तो तुम देख रहे हो कि 1 कंप्लीट साइकिल में ये 2 बार पीक अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज की साइकिल में 1 सेकेंड जो हुआ, 1 सेकेंड में कितनी बार वो पीक अटेंड करेगा, तो 52 जा 100 टाइम्स वो पीक अटेंड करेगा। 50 टाइम्स तो पॉजिटिव पीक और 50 टाइम्स नेगेटिव पीक अटेंड करेगा। ठीक है, और तो करंट की मैग्नीट्यूड भी लगातार बदल रही होती है एसी में, और करंट का डायरेक्शन भी हाफ साइकिल के बाद इन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या है एसी के क्या फायदे हैं। पहली बात, द जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल। एसी को पैदा करना, प्रोड्यूस करना बहुत आसान है।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बतलाऊंगा एसी जनरेटर के बारे में। तो तुम देखोगे कि कितनी आसानी से हम एक कॉइल को, किसी कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत हम उसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं। और यही तरीका अपनाया जाता है एसी प्रोड्यूस करने के लिए। तो चाहे किसी भी प्रकार का पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशन हो, पावर जनरेटिंग स्टेशन हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, व्हाट्सएवर इज द टाइप, वहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एसी एनर्जी को, ह्यूज अमाउंट ऑफ एसी एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और बड़े सस्ते तरीके से, बड़े आसानी से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एसी को जनरेट करना आसान है और सस्ता है। एसी वोल्टेज के साथ एक विशेषता है कि इसको बड़ी आसानी से, इसकी वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइस का नाम सुना होगा तुमने, देखे होगे हर गांव नुक्कड़ पे जो है वो टंकी जिसको बोलते हो देसी भाषा में, ठीक है, वो जो लगा रहता है वो टंकी, वो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एसी वोल्टेज को अप डाउन कर लेता है, अप डाउन करता है। दरअसल लास्ट लेक्चर में मैंने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको बताया था, जिसमें एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वो एक दो कॉइल्स लिपटे हुए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। और आपको याद होगा प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज किया जा रहा था तो सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट इंड्यूस हो रहा था, जिस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहा जाता है। तो वो मैंने बतलाया था आपको। उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर जैसा डिवाइस बनाया गया है, और वो जिसको हम टंकी कहते हैं लोकल भाषा में। तो वो टंकी क्या करती है, एसी वोल्टेज को, उससे चाहे तो उसकी मदद से हम मनचाहा वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, मनचाहा वोल्टेज को गिरा सकते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, आगे डिटेल में 12th में पढ़ोगे तुम लोग। एक स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर होता है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को कम करने का काम करता है। ध्यान देना, डीसी के लिए ये उपयोगी नहीं है, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज को ही कम ज्यादा कर सकता है। तो ये जो एसी वोल्टेज है इसको बहुत आराम से हम ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से इसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, स्टेप डाउन की मदद से इसकी वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, और इसकी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को बड़े आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हम डीसी के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी खासियत है, इसकी वजह से एसी यूज करते हैं। एसी कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ए चोक कॉइल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ध्यान देना, एसी के साथ एक और सुविधा है, एसी करंट को किसी सर्किट में अगर उसकी वैल्यू को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो वैसे तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेसिस्टर भी लगा सकते हैं रास्ते में, लेकिन रेसिस्टर क्या करता है, हीट के फॉर्म एनर्जी को वेस्ट करता है। लेकिन अगर रास्ते में हम इंडक्टर जैसा एक डिवाइस होता है, ध्यान देना, एक मेनी टर्न वाला एक कॉइल अगर हम ले लें, जिसको आगे पढ़ोगे तुम लोग 12th में डिटेल में, जिसको इंडक्टर कहा जाता है या चोक कॉइल कहा जाता है। तो ये चोक कॉइल से होकर के जब एसी पास करता है तो चोक कॉइल की एक विशेषता है, वो एसी करंट को कंट्रोल कर देता है, यानी कि उसकी वैल्यू को डिजायरेबल, एक एप्रोप्रिएट वैल्यू का हम चोक कॉइल प्लेस करें रास्ते में, तो वो एसी की मैग्नीट्यूड को कंट्रोल भी कर देगा, कम भी कर देगा, और रत्ती भर भी पावर नहीं खाता है, या नाम मात्र का पावर कंजम्पशन वहां पर हो रहा होता है। इसकी डिटेल भी आप लोग 12th में ही पढ़ोगे, अभी बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाओगे। बस इतना समझो कि उसको हम चोक कॉइल कहते हैं। एक कंडक्टिंग कॉइल मेनी टर्न्स वाला जो है चोक कॉइल कहलाता है। अगर एसी फ्लो के रास्ते में अगर उसको रख दिया जाए तो वो क्या करेगा कि करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है अपनी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल वैल्यू कहते हैं, आगे जानोगे तुम लोग, उसके कारण, और बिना पावर कंज्यूम किए हुए, बिना हीट के फॉर्म में एनर्जी को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो इस तरह से एसी को बड़े आसानी से चोक कॉइल की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट वेस्टेज ऑफ एनर्जी के। एनर्जी का वेस्टेज मैंने बताया, रेसिस्टर यूज करें तो हीट के फॉर्म में वेस्टेज होगी, इंडक्टर यूज करने पर वेस्टेज बहुत कम, ना के बराबर होती है। एसी कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लाइन लॉस। अब जो हम तक एसी करंट आ रही होती है, जैसे मान लो रेवाड़ी में ही बात करें तो झाड़ली कहीं पर एक है, झाड़ली से वहाँ एक पावर प्लांट है, पावर जनरेटिंग स्टेशन,
वहीं से मान लो कि आ रही है सप्लाई, तो हार्डली मान लो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से केबल्स के जरिए आ रही होती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पावर प्रोड्यूस करने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से उसकी वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है। चूँकि एसी है तो ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। फिर एल्युमिनियम के मोटे मोटे केबल वायर से होकर के जो है एसी को ट्रांसमिट कर दिया जाता है डिफरेंट सिटीज़ को, और उन सिटीज़ तक जब एसी पहुँचती है तो फिर वहाँ पर जो एरिया सब स्टेशंस हैं वहाँ इसकी वैल्यू को, चूँकि पावर जनरेटिंग स्टेशन पर एसी वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, उतने अधिक वोल्टेज पर हमारे डिवाइसेज जो हैं डायरेक्ट यूज़ करने पर डैमेज हो जाएंगे। तो प्रत्येक टाउन्स के बाहर में एक एरिया लोकल स्टेशन होता है, एरिया सब स्टेशन होता है, वहाँ लगा हुआ ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन नेचर का, वो क्या करता है, आने वाले जो सप्लाई है एसी की जो कि वेरी हाई वोल्टेज पर है, उसकी वोल्टेज को गिरा करके स्टेप डाउन करके 11,000 वोल्ट तक कर देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जब हमारे लोकल ट्रांसमिशन के लिए आता है केबल्स के जरिए, तो उसकी फर्दर जो है हमारे गाँव नुक्कड़ पे क्या करते हैं, वहाँ पर चौराहों पर ये टंकी एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा करके उसकी वैल्यू को फर्दर स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट तक गिरा करके और डोमेस्टिक पर्पज से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एसी को बड़े आसानी से केबल्स की मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन किया जा सकता है इसका, और इसकी वोल्टेज को बढ़ाकर जब ट्रांसमिशन करते हैं तो लाइन लॉस जो होता है, तारों में जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का वेस्टेज होता है वो कम से कम होता है। तो एसी के साथ ये बड़ी सुविधा है, इसलिए भी एसी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भी आसान है। तो डायोड रेक्टिफायर जैसे डिवाइस होते हैं जो डायोड से बने होते हैं, इसके बारे में भी 12th में पढ़ोगे आप लोग। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, एसी को बड़े आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेक्टिफायर्स कहलाते हैं वो डिवाइसेस जो डायोड से बने रहते हैं, वो एसी को डीसी में बदलने का काम करते हैं। तो जहां हमें डीसी सप्लाई की जरूरत है तो हम एसी को रेक्टिफायर की मदद से, डायोड्स की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी एक सुविधा है, जबकि डीसी के साथ डीसी को एसी में बदलना जो है ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, एसी अप्लायंसेज जो है ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए भी एसी का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए सभी एडवांटेज ऑफ एसी। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं एसी के, जैसे एसी की जो पीक वैल्यू है, ध्यान देना पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खतरनाक है इसके साथ काम करना। तुम देखो, मैंने कहा एसी करंट में करंट अपनी मैग्नीट्यूड को लगातार बदल रहा है। तुम देखो ये पीक वैल्यू जब अटेन करता है तो एसी की ये जो पीक वैल्यू होती है करंट की, ये बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कि हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो जानते हो 220 वोल्ट एसी सप्लाई का जो पीक वोल्टेज होता है वो कितना होता है। वो पीक वोल्टेज की अगर हम बात करें, यहाँ तो करंट टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है, एसी की जो पीक वोल्टेज होती है 220 वोल्ट एसी की जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज ये हो जाती है आपकी V0 इज इक्वल टू √2 इंटू 220 हो जाती है। ध्यान देना, √2 टाइम्स हो जाती है 220 की। तो एक्चुअल में ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 310 और 11 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो एसी की जो पीक वोल्टेज है ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खतरनाक है। अगर गलती से मिसहैंडलिंग हो गई और वायर जो है, नेकेड वायर जो है अगर कांटेक्ट में आ गया हमारे हाथों के, हमारे बॉडी के, तो इट में बी फटल। ठीक है, तो ये एक खतरनाक है। तो इस वजह से भी ये एसी का एक डिफेक्ट है, डिमेरिट है। दूसरी कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है तुम जानते हो, ठीक है, कि किसी मेटल पर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग, ये वो प्रोसेसेज हैं जो एसी से संभव नहीं है, इसके लिए डीसी सप्लाई चाहिए होती है। तो ये प्रोसेसेज कौन कौन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एक इम्प्योर मेटल को प्योर बनाया जाता है वो, और इलेक्ट्रोटाइपिंग, तो इन सब के लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए होती है। तो एसी से ये काम नहीं कर सकते हम। एसी फ्लोज मोर थ्रू, एसी के साथ एक और दिक्कत है। तुम देखो, एसी जब किसी वायर से फ्लो होता है ना, तो सरफेस से होकर के ज़्यादा फ्लो होता है, कोर से होकर के, इंटीरियर से होकर के कम फ्लो होता है। एसी के साथ ही एक बड़ी दिक्कत है। इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट भी कहा जाता है। स्किन मतलब चमड़ी से होकर ज़्यादा फ्लो होता है, बॉडी के अंदर से होकर के कम फ्लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम इसको टच करेंगे तो
बाहर का सरफेस ही तो कांटेक्ट में आएगा ना। तो इस स्किन इफेक्ट के कारण भी जो है ये हमें काफ़ी शॉक देता है, ये काफ़ी अधिक झटका दे सकता है, और इस वजह से भी ये काफ़ी डेंजरस है इस स्किन इफेक्ट की वजह से। जबकि डीसी सप्लाई जो है इस इंटीरियर से लेकर, कोर से लेकर के सरफेस तक ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, और जिसकी वजह से वो कम खतरनाक होता है। तो एसी इज मच मोर डेंजरस ड्यू टू टू रीजंस। पहला तो एक हो गया कि इसकी पीक वोल्टेज वेरी हाई होती है, दूसरा स्किन इफेक्ट, ये चूंकि सरफेस से होकर के ज़्यादा फ्लो होता है वायर की, इसकी वजह से। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब रही बात कि प्रॉब्लम है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 60 हर्ट्ज एसी। एक 60 हर्ट्ज की एसी सप्लाई लग रहा है कि यूरोप में है, हम अमेरिका में कहीं पर हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है कहीं, ठीक है। तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है। तो पूछा है कि कितना समय लगेगा उसको पीक वैल्यू अटेंड करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। 60 हर्ट्ज की सप्लाई को जीरो से फर्स्ट पीक अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो तुम एक बात बताओ, 60 हर्ट्ज की सप्लाई की टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी इस एसी की टाइम पीरियड, मेरा मतलब 1 कंप्लीट साइकिल पूरा होने में जो समय लगेगा एसी का वो कितना हो जाएगा। तो 1 सेकंड में 60 हर्ट्ज, 60 कंप्लीट साइकिल्स, तो 1 साइकिल ओवर होने में 1/60 सेकंड का समय लगेगा। तो 1/60 सेकंड टाइम में इतना काम होगा, ठीक है, 1/60 सेकंड में। तो ये बताओ, टाइम जीरो से लेकर के फर्स्ट पीक तो यहाँ अटेंड हो रहा है, फर्स्ट पीक अटेंड होने में ये कितना टाइम हो गया, T/4 सेकंड हो जाएगा, इतना समय T सेकंड हुआ। तो ये T/2 हो गया, हाफ साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए T सेकंड, हाफ साइकिल के लिए T/2 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 1/60/2, 1/120 हो गया। और इसका आधा टाइम लगेगा हमें फर्स्ट पीक अटेंड होने में, करंट को अपनी फर्स्ट पीक वैल्यू अटेंड करने में, यानी कि 1/, इसका भी आधा, मतलब 1/120 का भी आधा, 1/240 सेकंड लगेगा फर्स्ट पीक अटेंड होने में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।